10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो उस जगह पे प्रॉपर्टी स्लो डाउन क्यों होगी? वेलकम टू टॉक स्टूडियो। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं रियल एस्टेट में, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, घर घर जाके प्रॉपर्टी सेल की हैं। और मुझे लगता है कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन उनकी वीडियोस के थ्रू गेन करती हूँ, चाहे नोएडा के बारे में हो, चाहे गुड़गांव के बारे में हो, चाहे दुबई के बारे में हो, वो मुझे बाकी जगह नहीं समझ भी नहीं आती है इतनी ज़्यादा, और वो बहुत रियलिस्टिक वे में समझाते हैं। तो टुडे आवर गेस्ट इज़ मिस्टर सौरभ गुप्ता। थैंक यू सर। और अब हम जानेंगे उनसे नोएडा की रियल एस्टेट के बारे में, गुड़गांव की रियल एस्टेट के बारे में। सर, मुझे आपसे सबसे पहले नोएडा के बारे में जानना है। पहले एक वो बनी हुई थी कि नोएडा में जो इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है उनका पैसा फँस जाता है या कुछ भी इस तरीके का होता है, एंड विद टाइम वो चीज़ें बदल गई हैं। तो मुझे अब ये जानना है कि आने वाले टाइम में नोएडा एक्सप्रेसवे में कितना, मतलब प्रॉपर्टीज़ में बूस्ट आने वाला है, और सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहाँ तक जाएँगी? क्योंकि आजकल हम जब सुनते हैं एंथ्रियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब स्काई रॉकेट प्राइसेज़ हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे प्राइसेज़ के साथ लॉन्च करते हैं। तो मुझे आपसे वो इन्फॉर्मेशन जाननी है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम पीछे भी काफ़ी बार मिले हैं और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बता देता हूँ, जीवन में 3 चीज़ें हमेशा बढ़ने के लिए बनी हैं, इंसान, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। जब तक लोग ज़िंदा हैं, ये वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो नोएडा का फ्यूचर भी बहुत वाइड है, जैसा कि हर कोई इस बात को बहुत अच्छे से मेंशन कर रहा है कि आज की डेट में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, जी। व्हिच इज़ जस्ट 20-25 मिनट्स अवे। राइट। तो आप देखें, अगर वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है। और आप ये इसका अनुमान ऐसे लगा लें कि आईजे एयरपोर्ट 2000 एकड़ में बना है और जेवर एयरपोर्ट 10,000 एकड़ में बना है। तो अगर 10,000 एकड़ में डेवलपमेंट आ रही है, तो डेफिनिटली आज का डेटा ये बोलता है कि आईजे एयरपोर्ट पे 112 मिलियन पैसेंजर हर साल मूव करता है। तो आपको क्या लगता है, उससे 5 गुना बड़े एयरपोर्ट पे क्या उतना ही पैसेंजर मूव करेगा? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। और पैसेंजर मूव करेगा तो चीज़ें टर्न होंगी। बिल्कुल। और मल्टीपल स्मॉल सिटीज़ वहाँ बन रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सेमीकंडक्टर सिटी, टॉय पार्क। जब ये सारा का सारा डेवलपमेंट आएगा, तो लोग मूवमेंट करेंगे, और जब मूवमेंट होगा, तो रियल एस्टेट अपने आप बढ़ेगा। और डेफ़िनिटली अगर आप वर्ल्ड प्राइसेज़ से बात करें, तो नोएडा आज भी बहुत अंडर वैल्यूड है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कंपनीज़ का अमाल्गमेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो रियल एस्टेट क्यों घटेगा? वो और बढ़ेगा रोज़गार के बाद। तो सर, इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी? हम कहाँ तक इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे वैल्यू है, वो कहाँ तक आगे राइज़ करेगी? देखो, जब हम इंटरनेशनली प्ले कर रहे हैं, जब वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट आ रहा है, तो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि प्राइसेज़ भी तो फिर वर्ल्ड लेवल से कंपेयर करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आज की डेट में एवरेज प्रॉपर्टी नोएडा में क्या क्या पर स्क्वायर फीट बिक रही है? 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। जो टॉप प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 20 से 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो अगर $200 पर स्क्वायर फीट पे आज प्राइस है, तो बहुत बड़ा स्कोप है आगे बढ़ने का। और हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो रियल एस्टेट के लिए लाइफ टाइम ज़रूरी रहेगी। वो क्या है? पॉपुलेशंस। और जब तक पॉपुलेशन ज़िंदा है, रियल एस्टेट कभी खत्म नहीं होगा। अगले 10 साल में जेवर एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया है, वो कितना आगे, मतलब डेवलपमेंट वाइज़ और भाई, प्रॉपर्टी अगर आप की बात करें तो? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत दुःख मिलेगा जेवर एयरपोर्ट से। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, और आपको वाक़ई में आप अपने उस पैसे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो पैसा आपके पास कमाने, खर्चने, टैक्स देने के बाद एक्स्ट्रा है, और आप उसे कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट में ना लगा दो, इसलिए आप रियल एस्टेट ले रहे हो, तो बिलीव मी, जनरेशनल वेल्थ जो शब्द है ना, वो आपको जेवर एयरपोर्ट बना के देगा। कितना सर? कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? मेरे से अगर आप बात करो और आप वहाँ पे प्लॉट लेते हो, देखिए प्लॉट में एंट्री टिकट साइज़ थोड़ा बड़ा है, पेमेंट तुरंत अभी चली जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा आप चाय में चीनी डालोगे, उतनी चाय मीठी होगी। राइट। तो वैसे ही अगर आप प्लॉट लेते हो, तो 10 सालों में मैं देखता हूँ कम से कम 6 टू 7 टाइम्स। ओके। तो सर, आप जो आपने अभी स्टेटमेंट बोली है, आपको लगता है सच में इतनी पहुँचेगी? क्या दिल्ली के पैसे नहीं बढ़े? गुड़गाँव के नहीं बढ़े? ये जो नोएडा ₹3500 पर स्क्वायर फीट में धक्के खाता था, क्या आज पैसे 5 गुना नहीं हुए? बट डेफ़िनेटली होंगे। अगर आप पर स्क्वायर फीट देखो, तो आज भी बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेज़ हैं मार्केट में। अब इसी बात के साथ आप मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताओ नोएडा में, जिसका आने वाले 2 साल में 50% राइज़ हो जाए।
उसके प्राइसेस में? ऐसी प्रॉपर्टी ख्यालों में मिलेगी। नोएडा मार्केट में आज की डेट में आज नोएडा मार्केट उस बैंडविड्थ पे पहुंच चुका है जहां पे उसको कुछ सालों का एक सैचुरेशन फेस करना पड़ेगा। बिकॉज ऑलरेडी आप देखो तो लास्ट 4 सालों से हर साल प्रॉपर्टी 35% पर एनम का ग्रोथ दे रही है। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो घट के 10% पर एनम ग्रोथ पे आएगा, लेकिन जैसे ये चौथा साल क्रॉस करेगी ये फिर से 30-35% पर एनम ग्रोथ देना स्टार्ट हो जाएगी। सो फॉर दोज बायर्स जो लोग 2 साल में एग्जिट करना चाहते हैं उनके लिए ये मार्केट बहुत पेनफुल होने वाला है। ओके। लेकिन अगर आपको 2 साल का एग्जिट लेना है, इन्वेस्ट इन 2 टायर सिटीज। मैंने आपको आपके फ्रेंड को जो रास्ते में बताया था, जी। एल्डेको रुद्रपुर का प्लॉट, वो लो वहां पैसा बढ़ेगा। सोनीपत में प्लॉट लो, वो बढ़ेगा। ऑलरेडी लास्ट 2 साल में जो विलास हमने 1.5 करोड़ के बेचे थे वो आज 2.25 करोड़ के बिक रहे हैं, सिर्फ 1.5 साल में। और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो 3 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि नोएडा गुड़गांव मार्केट में 3 करोड़ में तो 2 बेडरूम फ्लैट ठीक ठाक सा आ रहा है। तो अगर आपको गेटेड कम्युनिटी का विला आ रहा है तो वो डेफिनेटली राइज करेगा। तो 2 साल में एग्जिट चाहिए तो 2 टायर सिटी जाओ, और अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो डेफिनेटली ये बात की गारंटी है कि नोएडा में आज कुछ भी लगा रहे हो हाई आरओआई आने वाली है। ओके। ये जो मिथ था ना मार्केट में कि 2% पर एनम का रेंटल आता है, मेरा एक स्पेकुलेशन बोलता है कि 2% का रेंटल कम से कम 4% का एनम इंक्रीमेंट आएगा रेंटल में। रेंटल स्काई रॉकेट होने वाले हैं, ये श्योर है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम रेंट पे लें या घर पे ले लो, आज कुछ भी छोटी सी कुटिया बना लो या अपना महल बना लो, क्योंकि कल आपके रेंटल्स आपको परेशान करने वाले हैं और फिर आप फोर्स बाइंग करोगे और अपने बजट से एक्स्ट्रा करोगे। इसी के साथ मुझे ऑफिस स्पेस के बारे में भी जानना है नोएडा में। नोएडा ऑफिस स्पेस का क्या स्कोप है आने वाले टाइम में? इसको रिवर्स इंटीग्रेशन में काम करते हैं कि अगर आप इसको ये देखें कि अगर वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट आ रहा है तो किस लिए आ रहा है? क्या टूरिस्ट के लिए आ रहा है, हॉलिडे होम पे जाने के लिए आ रहा है, बिजनेस बढ़ाने के लिए आ रहा है? उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन है, ये तो योगी आदित्यनाथ जी ही इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल। सो अगर 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट आ रहा है तो ट्रेड बहुत ज्यादा होगा। ट्रेड कहाँ होगा? कॉफी शॉप में तो नहीं होगा, डेफिनेटली एक ऑफिस स्पेस लगेगा। और अगर ऑफिस स्पेस में वो ट्रेड हो रहा है तो उसके लिए रियल एस्टेट तो जरूरी है। बिल्कुल। तो आज लिटरली बता रहा हूँ, अंडर वैल्यूड से भी कोई नीचे का वर्ड है ना, आज नोएडा रियल एस्टेट का ऑफिस स्पेस वहां पे गुम हो गया है। और और आने वाले समय में मैं पर्सनली इसको वॉच आउट कर रहा हूँ कि ये कम से कम ऑफिस स्पेस के प्राइसेस 4 to 5 टाइम्स जाएंगे। और लिटरली इस वीडियो के माध्यम से बात रिकॉर्ड भी हो जाती है कि अगले 5 सालों में आप देखोगे कम से कम 4 टाइम्स ग्रोथ है, बिकॉज पिछले 3 सालों में ऑफिस स्पेस में कोई ग्रोथ नहीं आया है। तो जब कोई चीज सटल और शांत होती है उसी के बाद ही वो राइज देती है। आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का आप ग्राफ देखो, उसका रिपल को ऑब्जर्व करो तो आपको ये दिखेगा। तो अगले 4 से 5 साल में मैं ऑफिसेज में 4 से 5 गुना का ग्रोथ देखता हूँ, और रेंटल्स भी दुगने हो जाएंगे, क्योंकि आज भी वर्ल्ड लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे रेंटल्स बहुत कम है, ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स लोअर देन द वर्ल्ड है। और जबकि सारी कंपनीज वही आ रही हैं जो डॉलर्स में पे कर रही है। बिल्कुल। तो यहाँ भी राइज होगा। तो उस जो आपकी अभी इन्फॉर्मेशन है इसके हिसाब से दिस इज़ द राइट टाइम, करेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन, अगर हम कमर्शियल या ऑफिस स्पेसेस उनकी बात करते हैं नोएडा में, तो ये बेस्ट टाइम है अभी इन्वेस्ट करने का? फेवरेट टाइम? It is always best time to invest in real estate. The only thing needed is you should have a sustaining power. अगर आपके पास सस्टेनिंग पावर है तो रियल एस्टेट कभी भी इन्वेस्ट करो, घाटा नहीं देगा, बढ़ के ही देगा। लेकिन आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपके कुछ इमेच्योर गोल्स हैं। आजकल लोगों को क्विक मनी की आदत है, चाहे क्रिप्टो बढ़ गया तो हमें रियल एस्टेट ऐसा नहीं है। मुझे कल तक ये पैसे चाहिए, मुझे 2 महीने में पैसे चाहिए, क्लिक किया रीसेल हो जाए, इससे बड़ा शेयर है। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। रियल एस्टेट को आपको सस्टेनेबल तरीके से परचेज करोगे तभी बढ़ेगा। पेशेंस रखने पड़ेंगे। And the biggest mistake a common, especially not the rich class, the common middle class and upper middle class do is वो रिच और फिल्थी रिच क्लास को देखकर अपनी लिमिट से ज्यादा की बाइंग कर लेते हैं और तब वो फंसता है। अगर आपका बजट 2 रुपए का है और आपने 2 रुपए का ही सामान लिया, यू आर सेफ। वेल। क्या फर्क होगा उससे? 2 करोड़ की चीज नहीं बढ़ी, कोई बात नहीं, मेरे 2 करोड़ में जोड़ के रखे हैं। बिल्कुल। इंडिया की एक खासियत बताऊं, अभी जर्मनी का आप डेटा देखो, वहां पे प्रॉपर्टी 30% डाउन है। इमेजिन करो आपने 2 करोड़ की चीज ली, आज वो 140 में बिक रही है। बिल्कुल। आप टेंशन से मर जाओगे कि 60 लाख में मेरे गायब हो गए। दैट इज वाई जर्मनी के लोग अब जर्मनी में ना इन्वेस्ट करके बाहर कर रहे हैं। इंडिया में अगर वो प्रॉपर्टी लीगली करेक्ट है, पेपर करेक्ट है,
मेरे को 5 नाम बताओ जहाँ कीमतें आधी हुई हैं। यहाँ तो जहरीली हवा देने के बाद भी आधी नहीं हो रही, बढ़े जा रही है। सही कह रहे हैं सर आप। इसके साथ आप मुझे एक और चीज़ जाननी है, मतलब मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ। मेरे नोन में जो लोग हैं उनको भी पता है कि आई नो समबडी हू इज़ इन रियल एस्टेट, और आप इतने एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। तो अगर किसी की सैलरी दिल्ली एनसीआर में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 लाख रुपए है पर मंथ, तो उसको दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, करना चाहिए की बात नहीं है। हर मार्केट में ना एंटर करने का एक थ्रेशोल्ड है। मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कार से। मुझे एसयूवी चाहिए, क्या 5 लाख में आएगी? नहीं नहीं, आएगी। उसका थ्रेशोल्ड है 12 लाख रुपए मिनिमम बजट होना चाहिए। बिल्कुल। सेम प्रॉपर्टीज़ का भी है। मुझे दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे कनॉट प्लेस के पास खरीदनी है, तो उसका एक थ्रेशोल्ड है कि जी इतने करोड़ रुपए से नीचे हो तो कनॉट प्लेस में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सेम अब नोएडा थोड़ा बड़ा हो गया हमारा। हुँ, एक समय था जब ब्रोकर अंडरपास के नीचे खड़े होया करते थे, लोगों ने उन ब्रोकर्स को हल्के में लिया। आज मैं ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स को जानता हूँ जो कभी अंडरपास के नीचे ब्रोशर लेके खड़े होते थे, आज वो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बिकॉज़ उन्होंने वो धूप सही थी और एक राइट अपॉर्चुनिटी पे काम किया और आज उन्होंने पैसा बनाया। वेल अंडरस्टूड। आज आप देखोगे अंडरपास पे ब्रोकर ब्रोशर लेके कम खड़े होते हैं, नहीं होते, बिकॉज़ मार्केट बढ़ गया है। बिल्कुल, आज अगर आपको नोएडा में इन्वेस्ट करना है, स्पेसिफिकली नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा की बात कर रहे हो, तो आपका मिनिमम बजट जो होता है, या आप कह लो कि लिक्विड कैश, अगर आपके पास 60 से 70 लाख रुपए का लिक्विड कैश नहीं है, तो आप रेजिडेंशियल में एंटर नहीं कर सकते, एंड दैट टू विद अ सैलरी ऑफ हस्बैंड वाइफ की मिला के या आपकी अकेले की मिनिमम 3 साढ़े 3 लाख की सैलरी होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप आज नहीं ले पा रहे तो कभी नहीं ले पाओगे। इट इज़ बेटर कि आप 2 टायर सिटीज़ में, जैसे सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, आप रुद्रपुर हो गया, आप इन जगहों पे इन्वेस्ट आप इन्वेस्ट करो और यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ से अपना कॉर्पस रेडी करो पहले। बहुत आसान है, आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने काफ़ी पहले अपने कुछ लोगों को सोना में फ्लैट बेचे थे। 75 लाख रुपए के फ्लैट थे, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 7.5 लाख दिए थे और 4 लाख की ईएमआई दी थी, 11 लाख दिया था। अभी उसका फ्लैट रीसेल हुआ है 1.25 करोड़ का, तो 11 लाख प्लस 40 लाख 50 लाख रुपए का प्रॉफ़िट, 60 लाख का कॉर्पस हो गया। बिल्कुल और तब उसकी सैलरी थी 1.5 लाख रुपए, आज उसकी शादी भी हो गई है उस पर्सन की, और उसकी वाइफ की सैलरी मिला के पौने 4 लाख रुपए की है। तो नाउ ही इज़ एलिजिबल फॉर नोएडा। ट्रू, बट उसने 3 साल का पहले बाहर वर्किंग करी। करी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि सिक्स पैक ऐप बनाना बात की बात है, पहले फैट लूज़ कर लो अपना। बिल्कुल सर। तो इस आपकी वाली पूरे डिस्कशन से अब जो मुझे समझ आया है वो ये समझ आया है कि रियल एस्टेट में पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का कोई करेक्ट टाइम नहीं होता। रियल एस्टेट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन। इसकी एक लाइन है ना बहुत अच्छी सी, आप भी याद कर लो, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ। ट्रू। रिसेंटली हमें पता लगा कि आपने दुबई में भी स्टार्ट कर लिया है। कांग्रेचुलेशंस सबसे पहले। थैंक यू मैम। और इसी के साथ दुबई तो वाज़ ऑलवेज़ अ रियल एस्टेट हब। मतलब हम लोगों की फीड पर और हर जगह हम देखते रहते हैं, एवरीबॉडी इज़ सेलिंग समथिंग और द अदर, और सबसे अच्छी-अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। मार हो गया, अब तो दुनिया भर के वहाँ पे अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं। तो मुझे आपसे अब उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है दुबई, क्योंकि हमारी वीडियो के ज़रिए बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी। बिल्कुल, आज हम दुबई रियल एस्टेट के बहुत सारे टैबू ब्रेक करेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच वन इज़ बेटर? क्योंकि आप तीनों जगह हैं, यू आर इन दिल्ली एनसीआर, आप नोएडा, गुड़गाँव को देख रहे हैं, उसके साथ-साथ अब आप दुबई में भी हैं। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हिच वन इज़ बेटर? नोएडा, गुड़गाँव एंड दुबई। मैम, आई विल से ऑल 3 आर बेटर। इसका एक बेसिक कंपैरिज़न देता हूँ, आप बोलो व्हिच वन इज़ बेटर, ट्राउज़र, जीन्स और कैपरी? So I'll say when I'm on vacation, I'll wear capri. When I'm on office meeting, I'll wear trouser. And when I'm roaming around freely, I'll prefer jeans. डिपेंड्स बेस्ड Same goes over here. दुबई क्यों? Why दुबई? It is a 8 hour city. आप 8 घंटे में पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो दुबई से, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि पूरा वर्ल्ड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। राइट। दूसरा प्लस पॉइंट दुबई का सबसे बड़ा ये है कि आप आज दुबई में कुछ भी खरीद रहे हो, आपका बायर कौन है? आपसे कल कौन खरीद रहा है? एनीबडी इन द वर्ल्ड। राइट। यूक्रेनियन, रशियन, मोरक्कन, कैन बी एनीवन। कनाडा, यूएस, एवरीवन इज बाइंग दुबई। व्हाई? मैंने कहा ना, जर्मनी में अभी प्रॉपर्टी प्राइस 30% डाउन है। ऑल जर्मन्स आर बाइंग इन दुबई। व्हाई? उनको टैक्स हेवन मिल रहा है, टैक्स हेवन सिटी कहा जाता है इसको, वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी। आज यूके, लंदन से बहुत बुकिंग आ रही है। इवन मोस्ट ऑफ डेवलपर्स हैव ओपन देयर परमानेंट ऑफिस इन दुबई। राइट। डेवलपर्स, व्हाई? बिकॉज आज लंदन की जो हालत हो गई है, क्राइम, जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं, आई वोंट गेट इनटू दैट, बट आप देखो कितना बुरा हाल है। वो सेफ्टी आपको दुबई में मिल रही है, बिल्कुल। तो वो यूएस से लोग कर रहे हैं। यूएस से लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात, करेंसी पैक्ट है।
लास्ट 35 साल से। तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा, तो उनको करेंसी डिग्रेड होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हेल्थ प्रॉब्लम, आज आपको अपना एक प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना है या आपको एक आरसीटी कराना है, उसके लिए वेटिंग चल रही है, यहाँ पे इमीडिएट इलाज है। राइट। एंड नाउ दुबई इटसेल्फ, दुबई अपने आप में एक ग्रोथ इंजन है। इन्होंने सबसे अच्छा जो फोकस किया वो क्या किया, एक पीसफुल जगह बनाई। आप सोचो ना, एक ऐसा देश जहाँ 200 नेशनैलिटी के लोग शांति से रह रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान 2 कम्युनिटी नहीं रह पा रही। तो इससे बड़ा पॉइंट क्या लोगे? बिल्कुल। बट जैसे रियल एस्टेट के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, तो दुबई इज़ अ बूम और अ बबल। बूम और बबल कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हाउ आई बाय एंड व्हेन आई बाय एंड व्हाट आई बाय एंड हाउ मच इज माय सस्टेनिंग पावर। ये मल्टीपल क्वेश्चंस है। बबल कुछ नहीं है। आप गलत प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो बबल ही है आपके लिए। आप अच्छा प्रोडक्ट, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट ले रहे हो, लेकिन लाइक आई गिव यू एग्जांपल, ओनली 7% लैंड इन दुबई बिलोंग्स टू सी। क्या? व्हाट डज इट मीन कि 7% जमीन है जी समुद्र पे। तो बिल्कुल। इसका मतलब अब किसी को भी लेना है तो यहीं लेना हो, और तो जमीन पैदा नहीं हो जाएगी। राइट। तो जब 7% जमीन है समुद्र पे तो पैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो लेके डाल दो, छोड़ दो। और गोरों को क्या पसंद है? पानी। पानी। तो रेंटल्स भी हाई है। आप सबको छोड़ो ना, आप न्यू ईयर पे अपने लिए कभी भी सी फेसिंग अपार्टमेंट, चाहे आप थाईलैंड, दुबई, मियामी, कहीं भी चले जाओ, आप कभी उसको डिप होते नहीं देखोगे। बिल्कुल। लो ना अच्छी चीज, क्यों पैसे गिरेंगे? एंड दुबई इज फेमस फॉर 9 to 10% पर एनम रेंटल, whereas in India we yield only 2%. हुँ। और जो हम लोग दुबई के बारे में सुनते हैं कि वहाँ पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, रियल एस्टेट। ऐसा नहीं है, ये तो वो टैक्स नहीं देना। देखो, टैक्स ना मुझे लगता है कि आज से 10-15 साल बाद दुबई में भी स्टार्ट हो जाएगा। वो ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई। मैं इसको ना बहुत अलग से एग्जांपल दूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। एक घर में ना 4 भाइयों का परिवार है और वो रह रहे हैं। वो कोठी है जी 7 कमरों की। अब बताओ उसका बिजली का बिल कौन भरेगा? या उसमें टाइल टूट गई है, कौन लगवाएगा? तो डेफिनेटली सातों को एक फंड पूल करना है, उसको बोलते हैं टैक्स। उससे घर मेंटेन होगा, ना घर गिर जाएगा एक दिन। तो अभी तक, और एक न्यूक्लियर फैमिली है, हुँ। वहाँ पे ना कभी टाइल टूटती है, ना कभी सोफा फटता है, क्योंकि रहने वाले 2 लोग हैं, वो भी दोनों ऑफिस भाग जाते हैं। तो राइट। दुबई में पहले था न्यूक्लियर फैमिली, अब सबको बुला रहा है। अब बुलाएगा तो उसका लोड भी आएगा, लोड आएगा तो कहीं न कहीं वो अटकेगा उस पॉइंट पे, और जब अटकेगा तो डेफिनिट टैक्सेशन आएगा। ऑलरेडी देखो ना, कॉर्पोरेट टैक्स 9% आ गया। टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स देने के बाद मुझे वैल्यू एडिशन क्या मिलता है, मैं खुशी-खुशी दूँगा। आज हम ₹850 की 5 स्टार होटल में दाल खाते हैं। वो दाल की कीमत ₹150 ही है। सिर्फ वैल्यू एडिशन है, मुझे थोड़ा मान-सम्मान मिल जाता है, मुझे सर्विसेज़ मिल जाती है। सेम गोज़ विद रियल एस्टेट एज़ वेल। आज टैक्स नहीं है, लेकिन टैक्स के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, फ़र्ज़ करो आपने 2016 में यहाँ पे प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ 60 लाख रुपए की, और आपने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी वहाँ पे ली। 1 मिलियन उस समय 1 करोड़ 60 लाख था। आज वो प्रॉपर्टी 4 बिलियन थी, वहाँ में हो गई है, और यहाँ की प्रॉपर्टी भी लगभग 4 गुना बढ़ गई है। लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट वहाँ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आज दिरहम की कीमत ₹25 हो गई है, तब ₹16 थी। तो 60% तो पैसे ऐसे बढ़ गए, 4 गुना पैसे नेचुरली बढ़ने थे, वो बढ़ गए। तो आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे 1 करोड़ 60 लाख की प्रॉपर्टी 10 करोड़ की हो गई, व्हेrein यहाँ पे 1 करोड़ 60 लाख की प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ 6 करोड़ 40 लाख की हुई है। ठीक है। फिर आप जब यहाँ बेच रहे हो तो टैक्स दे रहे हैं। हालाँकि वो टैक्स आपको, अगर आप इंडियन रेज़िडेंट हो तब भी देना है। बट अगर 10 करोड़ पे टैक्स देने में ज़्यादा खुशी होगी प्रॉफिट पे, रेदर देन 6 करोड़ पे। तो मेरे पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तुम मुझसे कोई ले जाओ। तो दिस इज़ दुबई में जो इन्वेस्टमेंट है, ये सबके लिए है? क्योंकि आजकल जब कोई बेच रहा होता है, वो तो कहता है, "आ जा दुबई।" को आपको लगता है कि देखो, थ्रेशोल्ड है, हर मार्केट का थ्रेशोल्ड है। हमारी फीमा की बहुत सारी गाइडलाइंस है, हमारी आप जो भी व्यूअर्स हैं वो एक बार इसको डिटेल में जाएँ, बिकॉज़ देखिए, बाहर बाहर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा कंप्लायंसेस को फॉलो करो, और वो गलत भी नहीं है। आपके अपने देश में कुछ अच्छे के लिए बनाए गए हैं, अगर कंप्लायंसेस ही नहीं होगा तो कोई कुछ भी करता रहेगा। बिल्कुल। तो अगर कंप्लायंसेस को समझो तो डेफिनिटली, बट येस, दुबई में उसे खरीदना चाहिए जिसके पास इमीडिएट पेमेंट करने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए हो। क्यों हो? क्योंकि एक अच्छी प्रॉपर्टी भी ना दुबई में 2 करोड़ से देखो नीचे प्रॉपर्टी है नहीं। कहने को 1.5 करोड़ भी है, बट 2 ढाई करोड़ की प्रॉपर्टी नीचे नहीं है, और दुबई में ना अंडर कंस्ट्रक्शन पे लोन नहीं होता है। अच्छा। तो आपको 50 टू 60% सेल्फ फंडिंग देना है। हालाँकि उसके लिए आपको 2-3 साल का टाइम मिलता है। बट अगेन, आपको 1.5 करोड़ देना है तो आपके पास साल के 40 लाख रुपए सेल्फ फंडिंग होने चाहिए भाई। तो खरीदने वाले को अपने फाइनेंसेस को बिल्कुल डीपली कैलकुलेट करना चाहिए। फोमो में नहीं जाना चाहिए कि आज नहीं लिया तो क्या होगा, 2 करोड़ 20 लाख की चीज़ 2 करोड़ 40 लाख की लेंगे। बट अगर उसका एक्चुअल ग्रोथ 4 बढ़ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जल्दबाजी में गलत डिसीज़न ले लोगे तो ज़रूर अटक जाओगे, बिकॉज़ वहाँ कोई आपको इमीडिएट सपोर्ट देने वाला नहीं है। वैसे तो यहाँ भी नहीं है कोई इमीडिएट सपोर्ट देने वाला, रोज़ दर बराबर ही कैंसलेशंस आती हैं।
तो अगर आप बजट से बाहर कुछ भी कर रहे हो तो यहाँ भी उतना ही फंस रहे हो जितना वहाँ फंस रहे हो। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी। दिल्ली की एक फैमिली ने दुबई में प्रॉपर्टी परचेज़ की और उनके पास ईडी का नोटिस आ गया। तो उसके बाद काफ़ी लोगों को नोटिस नहीं आ गया, प्रॉपर्टी नहीं चाह रही 32 करोड़ की, बिकॉज उन्होंने कुछ 34 करोड़ का सामान ना खरीदा था। देखिए ऑब्वियसली ये तो हर घर की कहानी है कि अगर आप रूल ब्रेक करेंगे अपने घर का, इंडिया इज़ आवर हाउस, सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर हम देश का रूल ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली उस पे पेनल्टी है, और नहीं लगाएंगे तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल। आज कोई क्राइम करने पे जेल है, क्यों ना लगी? अगला आदमी देख के ना करे ना, उसने किया उसने किया मैं भी करूँगा। तो दे वॉयलेटेड द लॉ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पे बहुत लोग आगे आके बोलते हैं कि हमने तो चेक से लिया, हमें ईडी का नोटिस आ गया। इट इज़ नॉट नोटिस एट ऑल। आप उसका आंसर दो ना यार, मैंने टैक्स पे करे किया। अब आपकी आईटीआर है 12 लाख रुपए की, आप हर महीने दुबई ट्रांसफ़र कर रहे हो 28 लाख रुपए हर साल दुबई में है, तो डेफिनिटली फ्लॉज़ है। और आप अपना इनकम प्रूफ शो करो, आप इनकम टैक्स देने के बाद उस पैसे को जो मर्ज़ी करो आप। सरकार तो कहती है मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, उसके बाद तुम उस पैसे में आग लगाने लगा दो, मेरे रिज़र्व को नहीं कर दी। तो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करें। और एज़ ए इन्वेस्टर, आपका पहला क्वेश्चन था नोएडा, गुड़गाँव, दुबई। इसका सिंपल स्पष्ट आंसर है, आपको इन्वेस्टर, आपको जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहाँ जाओ। आप तीनों मार्केट को अंडरस्टैंड करो, जहाँ आपको लग रहा है कि ये पॉइंट है यहाँ एंटर करने का, वहाँ एंटर करो। ये पॉइंट है यहाँ एग्ज़िट करने का, यहाँ से निकलो, अपने यहाँ से वो तो आप एक कंसल्टेंट को तीनों मार्केट की नॉलेज होगी तभी तो कंपेयर करा पाएगा। बिल्कुल। आज मार्केट की लिमिटेशन ये है कि कंसल्टेंट के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिटेड नॉलेज हो रही है, और जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है उनके पास टाइम ही नहीं है देने का। तो आपका अगर कंसल्टेंट अच्छा है तो डेफ़िनिटली आप तीनों मार्केट को जज करके और अपना प्रोसीड कर सकते हो, आपको कहाँ इन्वेस्ट करनी है। आप इन्वेस्टर हो, जहाँ से प्रॉफ़िट मिल रहा है वहाँ से लो और अपने पैसे बनाओ। बिल्कुल सर। मतलब लीगली पैसे बनाओ, सरकार को भी टैक्स दो, सरकार के प्लेटफ़ॉर्म की वजह से ही आप वो कर पा रहे हो। आज आप देखो ना, ईरान, इराक देशों के क्या हाल-चाल है, सीरिया की, उनकी गवर्नमेंट्स अच्छा नहीं कर पाई। हमारी गवर्नमेंट कर रही है आज, तभी तो स्टैंड कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। एंड यू नो व्हाट? दुबई में वी आर द मोस्ट वी कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट रियल एस्टेट बाइंग। लास्ट ईयर का डेटा बोलता है $4.2 बिलियन की बाइंग करी है इंडियन पासपोर्ट ने। 42,000 करोड़ की शॉपिंग करी है हमने सिर्फ प्रॉपर्टी में, टूरिज्म में नहीं करी अभी। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर थिंग, दैट वी आर नॉट माइनॉरिटी हियर, वी आर मेजॉरिटी देयर। ये प्राउड है। आज आप जितना ये बड़े-बड़े मैंशंस देख रहे हो वहाँ किसके हैं वो? 40% इंडियंस के हैं। आप जाओ ना, भल्ला, चोपड़ा, सिंघल, यही मिल रहे होंगे आपको, या साउथ के लोग मिल रहे होंगे सारे। सो दैट इज़ अ प्राउड टू सी, ये इंडिया से उखाड़ा है यहाँ पे। एग्ज़ैक्टली सर कि इंडियंस वहाँ तक पहुँच गए हैं और इन्वेस्ट करें और इतना अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करें। जनरेटिंग अ बिग बिग मनी ऑल्सो, बिग मसल, सो डेफिनिटली आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप क्यों बंद करो कि वो मेरे घर से बाहर है? अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो, पैसे बनाओ, अपनी जनरेशन को आगे दे के जाओ, दैट्स इट। सौरभ मेरे को मतलब आपकी जब मैं वीडियोस देखती हूँ मुझे लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में। अभी तक मैंने नहीं किया और कहीं न कहीं जब मैं बाकी दुनिया की जब बाहर वीडियोस देखती हूँ, यूट्यूब पे इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो सब चीज़ें हैं। जब मैं वहाँ देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने ठीक किया है कि मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो आपका क्या कहना है उस पे कि इज़ दिस स्टिल आई डू हैव दैट टाइम टू इन्वेस्ट? क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वो हमें लगता है ना कि फिर जब जाओ तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। मैं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट आज नहीं करोगे तो कल अपने आने वाली जनरेशन को बोलोगे मुझसे गलती है, तुम मत करियो, या उन पे फोर्स करोगे। जैसे मतलब ना, मैं पढ़ नहीं पाया, तू पढ़, तू ही पढ़ेगा, तो आप थोपोगे उन पे। इट इज़ बेटर कि उन पे मत थोपो, खुद पे थोप लो। पहले फोकस करो ज़्यादा कमाने, अपनी ज़रूरतों को ना बढ़ाओ। आज आदमी जिसकी 50,000 सैलरी है वो भी क्रेटा खरीद ले रहा है ईएमआई में। पता चला कि 50,000 की सैलरी में 35,000 की ईएमआई आ रही है, 15,000, तो वो एक्चुअली ही इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ 15,000। राइट। इट इज़ बेटर कि वो 50,000 को 1 लाख बनाए और अपने खर्चे रख के 30,000, 70,000 बेकार पड़ा है मेरा। क्या होगा? 2 बड़ा ब्रांड नहीं पहनेगा, नॉर्मल पहनेगा, पीटर ग्रेड की शर्ट पहनेगा, दैट इज़ गुड। बट 70,000 उसका है अपना, वो बंदा ज़्यादा सेफ है। बजाए कि जो बड़ा ब्रांड पहन के वहाँ पे फ्लॉन्ट कर रहा है, और फिर जैसे ही वो शर्ट फट गई तो सामने वाले को उसने बिल्कुल चढ़ गया उस पे कि भैया तूने मेरी शर्ट खराब कर दी। अरे कोई बात नहीं, फाड़ दी, मैं नहीं दिया, मगर पैसे हैं। दिस शुड बी रियलाइज़। तो अगर आपके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मनी है, तो उसको बैंक में रख के खराब मत करो। कीप इन्वेस्ट। क्या होगा 3 साल पैसे नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल मेंटेन्ड है इंडिया में। इंडिया में प्रिंसिपल नहीं गिरता। गौरव सर अब हमने बात की है, हमने दुबई के बारे में बात कर ली, हमने नोएडा के बारे में बात कर ली, तो अब हम गुड़गाँव और द्वारका एक्सप्रेसवे को कैसे छोड़ सकते हैं? वन ऑफ द एकदम अभी रिसेंटली तो द्वारका एक्सप्रेसवे वाज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट एरियाज़ टू इन्वेस्ट इन सम टाइम बैक। तो लेकिन अभी रिसेंटली कुछ-कुछ मैं भी रियल एस्टेट फ़ॉलो करती हूँ, कुछ पेजेज़ फ़ॉलो करती हूँ, तो वहाँ पर मैंने आई वेंट थ्रू कपल ऑफ वीडियोज़
जहाँ पर वो बता रहे हैं कि गुड़गांव के साथ-साथ देयर इज़ अ स्लो डाउन इन द्वारका एक्सप्रेसवे एज़ वेल। तो ऐसा कुछ है? देखो, एक चीज़ हमेशा समझनी है, किसी भी चीज़ को जब अच्छा कुकअप हो रही होती है, टेक्स टाइम। राइट, द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी अपने कंसीव्ड प्राइस से आज 3 टाइम्स पे बैठा है। ओके, हालाँकि इस 3 गुना होने में लगे 10 से 12 साल, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे में बहुत सारे इश्यूज़ थे लैंड एक्विजिशन के, जिसको फाइनली गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया और ऑनरेबल हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिनिस्टर गडकरी जी, इन्होंने उसको इनॉग्रेट किया। लेकिन कुछ एक चीज़ें समझनी है कि 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो उस जगह पे प्रॉपर्टी स्लो डाउन क्यों होगी? बिल्कुल, आज आप एरोसिटी देख रहे हैं, एरोसिटी में 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट की डिलीवरी है, जिसमें से 50% अगले 1 साल में डिलीवर हो रहा है। और जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको क्या रेंट देने से फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। उनको क्या चाहिए? एयर ट्रांसपोर्ट के पास। बिल्कुल, एरोसिटी से पास क्या होगा? कुछ भी नहीं, सबसे कम 225 टू 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेंटल एक्सपेक्टेड है एरोसिटी में, व्हिच इज़ अगेन 6 टू 7 टाइम्स लोअर देन द वर्ल्ड्स डाउनटाउन मार्केट। ओह! तो अभी और स्कोप बढ़ना बाकी है। तो रेज़िडेंशियल क्यों कम होगा? क्योंकि अगर कोई भी कंपनी, आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, व्यूअर्स को शायद ये डेटा पता नहीं होगा। आज सबसे महँगा जो रेंटल है वो ₹180 स्क्वायर फीट साइबर सिटी में आता है। क्या आपको लगता है साइबर सिटी में जो ₹180 स्क्वायर फीट में कंपनी रेंटल ले रही है, वहाँ पे वो उन एम्प्लॉइज़ को बिठाएगी जो कि सिर्फ़ सर्विस पार्ट दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो उनको बिठाती है जिनके पैकेजेज़ बहुत हाई होते हैं, बिकॉज़ जैसे-जैसे पैकेज हाई होता है, एम्प्लॉयी भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। उसको बोलूँगा 2.5 घंटे ट्रैफिक में, वो जॉब ही छोड़ देगा। वो बोलेगा कोई करेक्ट, नहीं, मैं कहीं और ढूँढ लूँगा, मेरे को मिल जाएगी, बिकॉज़ वो स्किलफुल एम्प्लॉयड है। बिल्कुल, सेम जब ₹225 समथिंग हायर, ऑलमोस्ट 30% हायर देन द रेंटल ऑफ साइबर सिटी, एरो सिटी में आएगा, तो क्या वहाँ पे वो एम्प्लॉयी परचेज़िंग पावर वाले नहीं होंगे? होंगे। बिल्कुल होंगे। और उनके लिए नियरेस्ट प्लेस क्या है? 2 आती हैं, एक आता है द्वारका, एक आता है साउथ दिल्ली, और सॉरी, एक आता है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका में कोई लैंड बची नहीं है, सारा ग्रुप हाउसिंग पुराना है, अच्छा, जो कि 18 से 20,000 रुपए स्क्वायर फीट बिकता है। वो पिन 15 साल पुरानी बिल्डिंग्स बिकती हैं। साउथ दिल्ली उसके बजट से बाहर है, बिकॉज़ प्लॉट साइज़ छोटा नहीं है उस पैच पे। वसंत कुंज वगैरह की साइज़ में एक तो प्लॉट की वैल्यू ही 7 लाख रुपए गज के आसपास है, और दूसरी बात, वो प्लॉट का साइज़ ही बड़ा है। तो इवेंचुअली वो एंटरप्रेन्योर्स और बिज़नेसमैन्स के लिए ही बना है वो प्लॉट। मतलब अगर कोई नया लेना चाहे तो जॉब से थोड़ा-सा हिकअप है। ओके, अब बचा क्या? द्वारका एक्सप्रेसवे। अब द्वारका एक्सप्रेसवे से एरो सिटी का रूट कितना है? 10 मिनट का। सोचो, गवर्नमेंट इतना डेडिकेटेड है उस द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके, जहाँ पे उन्होंने आईजीआई के लिए डायरेक्ट 8 किलोमीटर लंबा एक अंडरपास बना दिया है। टच बना दिया है। तो क्यों बनाया? क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे को फेल नहीं होने देना। नियम दूसरा, हमारा केशव भूमि आप देखो। अब आप वहाँ पे देखो तो प्रगति मैदान से 3 गुना बड़ा है। तो जब अभी हम प्रीवियसली दुबई की बात कर रहे थे कि वहाँ पे 12 महीने में इतनी कॉन्फ्रेंसेज़ होती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, तो रियल एस्टेट भी मूव करता है। बिल्कुल, तो सेम गोज़ विद इंडिया एज़ वेल। प्रगति मैदान से 3 गुना बड़ा है वो। अकेला उस जगह पे गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डाला है, यशोभूमि, यशोभूमि में। तो अगर इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया है, तो क्या क्राउड 12 महीने वहाँ मूव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या साल में 1 ही कन्वेंशन होगा वहाँ पे? नहीं, नहीं, 12 महीने का लाइनअप है, बिकॉज़ वो अपने आप में एक एक इकोसिस्टम है, उसको बिज़नेस देना है तभी वो बिज़नेस देगा। बिल्कुल, तो वो लोग कहाँ जाएँगे? यहीं रहेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो लोग, बेसिकली अगर आप देखो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो लोग आज रह रहे हैं, वो जो रेंट पे हैं आज, वो कल को उनका ड्रीम प्लेस होगा, बिकॉज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड। फिर एक चीज़ आप ये भी तो ऑब्ज़र्व करो कि जो लोग, आज के डेट में हर कोई ग्लोबल बिज़नेस ओपन कर रहा है। मेरा ही एग्ज़ाम्पल लो, अगर मेरी महीने में 6 से 8 इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो मैं अपना घर अगर चेंज करूँगा तो मेरे चेकलिस्ट का पहला पॉइंट क्या होगा? एयरपोर्ट पे नहीं आ पाए। मेरे जैसे कम से कम नहीं तो 10-20 हज़ार लोग तो होंगे एनसीआर में। राइट, तो बस हो गया आपका आंसर सॉल्व, कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइसेज़ इमीडिएट नहीं बढ़ रहे, 1 साल नहीं बढ़े तो नुकसान हो गया। मैंने कहा ना, बार-बार बोलूँगा इस बात को, कि रियल एस्टेट में फेल वही होगा जिसके पास सस्टेनिंग पावर नहीं होगी। जिसने अपने ज़रूरत के शौक से इन्वेस्टमेंट करी है, ज़रूरत के पैसे से इन्वेस्टमेंट करी है, जिसको आगे बच्चे की शादी करनी थी, बच्चे की फीस भरनी थी अगले साल की, और उस या और कोई लाइफ़ में कोई और नेचुरल हैपनिंग थी, उसके उसके पैसे को लगाना था। और अब वो सोच रहा है कि मैं यहाँ से डबल करके वहाँ लगा दूँगा।
तो वो आदमी एक बार अटक सकता है। जिसने रखा है जनरेशनल वेल्थ के लिए, जिसको पता है प्रॉपर्टी विल नेवर फेल द्वारका एक्सप्रेस। और मेरा पर्सनली कहना है, आज द्वारका एक्सप्रेस में 20,000 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 22,000 रुपए स्क्वायर फीट पे एवरेज बिक रहा है, शायद 18,000 भी बिक रहा है। व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू डॉलर्स, इट इज $190 पर स्क्वायर फीट। एंड अगर हम मानते चलते हैं 3 गुना भी होता है आज से 10-12 साल में, 60,000 रुपए स्क्वायर फीट, तो भी मैं बहुत अचंबा नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि दैट अगेन कंट्रीब्यूट्स टू ओनली $500 पर स्क्वायर फीट, राइट। वेयर इन द वर्ल्ड टॉप प्लेसेस आर स्टिल 10 टाइम्स फार्दर और 5 टाइम्स 6 टाइम्स फार्दर देन अस। तो कोई बड़ी बात नहीं है आप 60-65,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट में चीजें आज से 10 साल बाद वहां खरीद रहे हो, क्योंकि रेंटल्स उस समय पे 5 से 6% पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, टाइम के साथ वो चीज़ भी बढ़ जाएगी, आप सही कह तो रहे हो। आईजीआई एयरपोर्ट 2000 एकड़ का है, सारा मूवमेंट वहां से है। प्लस आप ये भी तो देखो, अभी 8,000 करोड़ का अर्बन एक्सटेंशन रोड बना है जो कि सोनीपत ले जाता है। सो नाउ उन कंपनीज के लिए जो हायर रेंटल नहीं अफोर्ड करेंगी, वो अपना सोनीपत में ऑफिस खोलेंगी। उनके सीनियर पोजीशन यहाँ रहेंगे, क्योंकि वो 35 मिनट्स की ड्राइव है ट्रैवल यूईआर से, और बीच में एयरपोर्ट है। बिल्कुल। सो दिस इज द रीजन। आज हरियाणा की आप बात करो तो हरियाणा में सोनीपत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मेरे खुद के बेचे हुए लोगों को प्लॉट डबल हो चुके हैं। आज सोनीपत में पैसा लगा के आदमी 5 साल, कोलियर्स की रिपोर्ट बोलती है कि अगले 5 सालों में प्रॉपर्टी 5 गुना हो जाएगी। कोलियर्स बोल रहा है, ये कोई टॉम डिक हैरी नहीं बोल रहा है। सोनीपत की हम सोनीपत की बात कर रहे हैं हम। सो ऐसा नहीं है, आपको ना हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के प्लान्स और डेवलपमेंट को ध्यान में रखेंगे तो कभी फेल नहीं होगी। होता है कभी-कभी, बिकॉज़ अगर सब कुछ हमारे प्लान से हो तो बात ही क्या है। तो 2 साल की जगह 3 साल ज़रूर लगेगा, बट अंधेरे में तीर नहीं है ये। और मैं हमेशा बोलूँगा, इंडिया इस समय राइज़िंग मोड पे है, कहीं भी कुछ भी ले डालो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है एंड इसके साथ-साथ ही अगेन कमिंग बैक टू द वीडियोज़ जो मैंने देखी हैं, ऐसा भी बोला जाता है कि गुड़गाँव को स्लो डाउन होना पड़ेगा, तभी नोएडा राइज़ कर पाएगा। इसमें कितना सच है? ये तो वो बात हो गई कि एक भाई बड़ी गाड़ी तब लेगा जब दूसरा भाई बेरोज़गार होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? गुड़गाँव में जिसका इकोसिस्टम गुड़गाँव का है, उसको नोएडा से कोई लेना-देना नहीं है। जिसका नोएडा का लेना-देना है उसको। अब एक बात बताओ, मैं इस शहर में आया था, मेरी नौकरी थी 30,000 रुपए की। अब मुझे घर लेना है, मेरी लाइफ़ यहीं है, मैं गुड़गाँव क्यों लूँगा? मैं तो नोएडा ही लूँगा ना। तो मैंने ग्रो किया, मेरी किस्मत में ग्रोथ था। मैंने कहा ना, 3 चीज़ें हमेशा बढ़ने के लिए बनी है, इंसान, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। अब मैं इंसान था, मेरे को भगवान ने बढ़ने के लिए भेजा था, मैंने पैसे कमाए, कमा के करूँगा क्या? रियल एस्टेट लूँगा। कन्वीनिएंट तो अगेन है। हाँ, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। राइट। तो दोनों अपने-अपने अलग-अलग इकोसिस्टम। हाँ, ये कंपैरिज़न ज़रूर कर सकते हो कि आज मैं 5 साल तक के लिए पैसा यहाँ लगाऊँ, वहाँ लगाऊँ, तो मुझे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ मिलेगी? हाँ, मतलब तो इन्वेस्टमेंट वो भी डिपेंड पर्पज़ कर रहा है हम क्या और कहाँ ले रहे हैं। अब जैसे एक प्रॉपर्टी है जो पूरे एनसीआर में अवेलेबल ही नहीं है, आशियाना आरोहम, ज़रूर गूगल कीजिएगा। वो किड सेंट्रिक हाउसेज़ हैं। अब अगर के उस जैसे कोई हाउसेज़ वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जो कि सिर्फ़ बच्चों को, मतलब आपकी लाइफ़स्टाइल और हैप्पीनेस और आपके किड्स को सेंट्रिक, पूरा कोचिंग सेंटर, तो म्यूज़िक सेंटर, व्हाटएवर, दे हैव गिवन लॉट्स ऑफ अमेनिटीज़। ओके। आजकल बहुत सारे डेवलपर, आइरिस डेवलपर है, वो वेलनेस थीम लेके आ रहा है। सो दीज़ आर वेरी कंसेप्चुअल हाउसेज़। आप रिज़ॉर्ट में 1 दिन मत जाओ, आप 365 दिन रिज़ॉर्ट में रहो। तो जब ऐसे कॉन्सेप्ट हाउसेज़ आ रहे हैं, तो इनका एप्रिसिएशन बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन वेट एंड वॉच है। जैसे ये कॉन्सेप्ट हाउसेज़ हैं। राइट। नाउ देयर इज़ अनदर पॉइंट जो आप मेरे से अभी डिस्कस कर रहे थे कि नोएडा में जेकब एंड को आ रहे हैं, एली साहब आ रहे हैं, दीज़ आर ब्रांडेड हाउसेज़। ट्रू। अगेन, कुछ भी ट्रांज़िशन कर रहे हो तो मुनाफ़े के हकदार हो तो नुकसान के भी हकदार होना पड़ेगा। डिपेंड कर रहा है क्या इंडिया आज रेडी है, या क्या नोएडा या एनसीआर के वो बिज़नेसमैन या वो लोग जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, क्या वो उतना खर्चा करने के मूड में हैं? तो आपको क्या लग रहा है कि लोग रेडी हैं, उतना खर्चा करने के मूड में हैं? मुझे पर्सनली लगता है कि देयर इज़ अ सेगमेंट जो है, देयर इज़ अ सेगमेंट जो अभी डेवलप हो रहा है। मतलब उसके पास पैसा बहुत है, बट आज उसको बोल दो अपने घर की मेंटेनेंस 90,000 रुपए महीना दे दे, तो वो नहीं दे पाएगा। देने को वो 9 लाख रुपए महीना भी दे सकता है। माइंडसेट होने वो में माइंडसेट टाइम होने में टाइम समय लगता लगता है। है। जो गुड़गाँव में मुझे लगता है कि ऑलरेडी हो का है। तो और इसीलिए जो वेस्टर्न रेजिडेंसीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रही है, वो हिट जाएगी। आशियाना आरोहम हिट जाएगा। आप इलान का प्रेज़िडेंशियल देखो, आज उसकी रीसेल ही इतनी सबसे हाईएस्ट है। जिस रेट पे बाकी डेवलपर फ्रेश का नहीं बेच पा रहे, उस रेट से ऊपर पे वो रीसेल बेच रहा है। क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफाइंड है। मार्केट इतनी हाई कॉम्पिटिशन में है, तो विनर और सक्सेसफुल और एप्रिसिएशन वही लेके जाएगा, जो कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। तो टेक्निकली वही माइंडसेट का यहाँ पे सारा गेम है।
एंड रियल एस्टेट एज वी वर डिस्कसिंग कि कभी भी बेकार नहीं जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखने पड़ते हैं, थोड़ा लॉन्ग रन सोचना पड़ता है उन सब चीज़ों को लेके। इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट नहीं है कि आज मैं क्लिक आज करूँगा मेरे पैसा। कल, राइट, राइट। हाँ, ठीक है सर। और इसके साथ-साथ ही ये मेरा क्वेश्चन उन लोगों के लिए है, जैसे अभी आई कम इन द ब्रैकेट ऑफ 30 टू 40 वाले उसमें। तो 30 से 40 के बीच में जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है, एज ग्रुप की बात कर रहे हो? जी, जिन लोगों के एज ग्रुप और 30 टू 40 इयर्स अगर उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या बेस्ट आप सजेस्ट करोगे? व्हाई नॉट वी आर सेइंग 25 टू 35। वो लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट? आपके क्या, मेरे तो कज़न्स हैं यार, उनकी पहली पैकेज लगी है 24-24 लाख रुपए की। तो क्या वो इन्वेस्टर नहीं है? बहुत अच्छे इन्वेस्टर है मेरी निगाह में तो। तो चलो हम क्वेश्चन को फिर से रीडिफाइन कर देते हैं कि हम इसको 24 एज ग्रुप से काउंट करते हैं। लेट्स गो टू 40 इयर्स और 30 इयर्स ऑफ एज कि उनके लिए क्या कन्वीनियंट है इस टाइम मार्केट में, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए? डिपेंड कर रहा है, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपके फादर का, इन-लॉ वाली फैमिली का आपके ऊपर सहायता का प्रकोप है, तो थोड़ा-सा डीपी उनसे लें और अपनी लोन की एलिजिबिलिटी यूज़ करें और अपनी प्रोफाइल फंडिंग के हिसाब से अपनी लिमिट में, प्रोफाइल फंडिंग में लिमिट में लें, जिस ईएमआई को आप खुशी-खुशी दे पाएँ। उससे आप अपनी प्रोफाइल बनाएँ और प्रॉफिट यील्ड करके आप अपने घरवालों को भी पैसा दें और उस प्रॉफिट से आप अपना आगे एंटर करें। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि देखिए, थ्रेशोल्ड तो आ गया है थोड़ा ऊपर। तो आज एनसीआर में कुछ भी आपको इन्वेस्ट करना है तो 1.5 करोड़ से नीचे नहीं आ रहा कुछ ठीक-ठाक सा। एग्ज़ैक्ट 50-60 लाख रुपए में जेनुइनली कुछ नहीं आ रहा। तो आई वुड सजेस्ट टू दोज़ बायर्स कि आप क्या कर सकते हो, आप जैसे अभी हमने एल्डेको का रुद्रपुर के प्लॉट सेल करे। 70 लाख 75 लाख रुपए के प्लॉट थे। 7 लाख रुपए देने हैं, पोज़ीशन तक जो ईएमआई है वो 4-5 लाख रुपए की जाएगी। पोज़ीशन के क्लोज़ टू पोज़ीशन या पोज़ीशन लेने के बाद आप उसको बेच दो, तो मुझे लगता है 35-40 लाख रुपए का प्रीमियम आ जाएगा। देखिए वो छोटा शहर है, तो वहाँ चीज़ें डबल-ट्रिपल नहीं होंगी। लेकिन 35-40 लाख का भी एप्रिसिएशन आया। आपने कितने रुपए दिए? आपने 7 लाख दिए थे और 3-4 लाख की ईएमआई दी थी। तो 11 लाख लगा के 30 लाख का प्रॉफ़िट बना लिया। 40 लाख रुपए से कॉर्पस इकट्ठा हो गया। इसी तरह 2 साल और कोई जगह हंट करो। आप सोनीपत हंट कर लो, आप पानीपत हंट कर लो, ठीक है? अपने रीच में, बिकॉज़ ऑब्वियसली बिक तो गोवा भी रहा है, मुंबई भी रहा है, बट रियल एस्टेट की एक प्रॉब्लम रही है कि जहाँ पे आपका रीच हो, वहाँ पे आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करो, बिकॉज़ आप उस मार्केट के डायनामिक्स जानते हो, वरना आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो आप इसी तरह अपने नियर बाय विसिनिटी में, लेकिन आई ऑलवेज़ रिकमेंड एंड आई ऑलवेज़ इंसिस्ट बाय ओनली एंड ओनली ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट। अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट में 2 को प्रॉफिट ज़रूर होता है, बट 3 के पैसे गायब होते हैं। जिसके गायब होते हैं वो हल्ला नहीं काटता है। वो आपको जानना है कहीं वो आप ना हो अगले। तो अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट बिल्कुल मत लें। ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट लें, रेरा सर्टिफाइड लें, जो गवर्नमेंट से एलिजिबल है। जो डेवलपर चेक पेमेंट ले रहे हैं वहाँ सबसे पहले जाएँ, बिकॉज़ जो कोई भी लेजिट अमाउंट में डील कर रहा है वो सबसे जेन्युइन है। इनजेन्युइन लोगों के पास ना जाएँ, चाहे कितने भी पॉन्जी और अच्छी स्कीम आपको मिले। बिल्कुल, तो आप ऐसे 2-4 साल जो है, कहते हैं ना, डोमेस्टिक खेल गया और फिर इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलेगा। तो एक तरह से दिल्ली एनसीआर अपने आप में इंटरनेशनल रेट्स को बीट कर रहा है, ऑलमोस्ट टच कर रहा है उनको। तो आप 2-4 साल में 60-70-80 लाख रुपए का कॉर्पस बनाओ और कॉर्पस बनाने के बाद आप फिर अपना कंटिन्यू कर लो उस तरह से। आप प्रॉफिट बना सकते हो। बिल्कुल। जैसे जी। इसके साथ ही द्वारका को एक टाइम पे कहा जाता था कि द्वारका इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ सिंगापुर। जो हमने सुना था, जिसको हमेशा लेबल भी इसी तरीके से किया गया है। बट अभी रिसेंटली ही मुझे आई वाज़ रीडिंग समथिंग, तो उसमें मैंने पढ़ा कि वहाँ पे इन्वेंटरी है, इतनी इन्वेंटरी है लेकिन बिक नहीं रही है। ये ऐसा होता है ना, किसी को डिफेम करके अपने आप को फेम कर लो, इंस्टाग्राम का नया रूल है कि सामने वाले की बुराई करके अपने आप को वायरल कर लो, वो एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है, कभी-कभी देखो, ऑब्वियसली लास्ट 4 साल में इतनी रेकलेस बाइंग हुई है लोगों की तरफ से कि बाइंग की बाइंग होती गई। जिसने सोने से पैसा कमाया उसने प्रॉपर्टी में लगा लिया। हर आदमी इस मार्केट का पैसा वहाँ लगाता गया। राइट। तो पैसे ल लगते गए। अब एक सैचुरेशन स्टेज आता है, तो ठीक है, कुछ समय में इन्वेंटरी आराम-आराम से बिकेंगी, फिर दोबारा पेस अप होगी। ये कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, मैंने कहा ना, फर्स्ट सिर्फ वही रहे हैं जिनके पास थे ₹10 और उन्होंने पेमेंट प्लान के चक्कर में ₹100 का सामान पकड़ लिया और ₹90 देने की उनकी वर्थ ही नहीं है। नहीं थ तो वो तो बेचेंगे, वो तो अच्छी बात है। आप अपना पैसा जोड़ के रखें, कमा के रखें, ताकि जैसे ही ऐसे लोग आएँ तुरंत आप अपनी इन्वेंटरी लें। बिकॉज़ उसको उसकी गलती से सीख ये मिलेगी कि मुझे लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, और आपको सीख ये मिलेगी कि जितने पैसे हों अगर वो जेब में है तो बाज़ार हमेशा आपके लिए सस्ता है। सो देयर इज़ ओनली वन की रूल, इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट, सब सस्ता है इस दुनिया में। मतलब हम गुड़गाँव के बारे में तो ये रियल एस्टेट में आजकल सुनते रहते हैं एंड आई थिंक वो कहीं न कहीं एक मार्केटिंग गिमिक भी होता है, जहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है 190 करोड़ की प्रॉपर्टी लॉन्च हुई और सेम डे बिक गई। देखो, वो तो एक अलग ही कैटेगरी है। आज लैम्बोर्गिनी वेटिंग में, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। देयर आर सम लिमिटेड अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बिल लेकिन हाँ,
मैं बोलूँगा अगर इनोवा या एक्सयूवी या कॉमन 10-15 लाख 20 लाख की गाड़ी हाई वेटिंग में है और हर दूसरा आदमी ले रहा है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा इंडिया ग्रो कर रहा है। सो अगेन आप एक सेगमेंट को, वो 190 करोड़ वाला सेगमेंट है ही नहीं, वो 0.001% लोग हैं। सेगमेंट ही अलग है वो। उनके पास मंदी में भी पैसा है, तेज़ी में भी पैसा है। तो आप उन्हें वो सिर्फ़ एक न्यूज़ है आपको खुश करने के लिए। तो उसको मुझे लगता है वो बहुत इफ़ेक्ट नहीं करती है ऐसा न्यूज़ कभी भी। थैंक यू सौरभ सर, आज आप टाइम निकाल कर हमारे यहाँ पर आए एंड मुझे लगता है आपने जो आज हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे साथ-साथ जो लोग ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए भी ये बहुत इंसाइटफुल है। जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज करना चाहते हैं, आज से 2 साल बाद करना चाहते हैं और हर एज ग्रुप के सेगमेंट के लोगों के लिए भी आपने बहुत नहीं, इन्फॉर्मेशन तो दी है। आपको बोलना चाहूँगा कि नॉट टू बी थैंकफुल, इवन आई एम थैंकफुल कि ऐसे प्लेटफॉर्म से अगर मैं किसी एक का भी इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं किसी का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बना पाया, और आज से 2-3-4 साल बाद, बिकॉज रियल एस्टेट में कुछ भी हाथों हाथ नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है, 4-5 साल बाद वो बोले यार मैंने इस व्यक्ति की वीडियो सुन के इन्वेस्टमेंट करी थी और आज करते करते मैं खुद अपना 10 करोड़ का पोर्टफोलियो स्टार्ट कर गया, जबकि पहली इन्वेस्टमेंट 70 लाख की थी। तो आई विल बी थैंकफुल, मेरे को मेरा पर्पस सॉल्व होता दिखता है। और रही बात इसकी, तो देखो हमने भी वही सीखा जो हमें पीछे से मिला, और हमारे तो कॉलेज में ये चीज़ सिखाई जाती थी, जो मिल रहा है आगे बांटते चलो। तो थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं, कोई प्रो नहीं है, हमसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज हम आज आपके के डेट साथ में ये हैं। ज्ञान आपसे प्राप्त करते रहेंगे, हम ये कंटिन्यूएशन में I ही would love रखेंगे, to, I would love to. सो दैट लोगों को जो इन फ्यूचर भी कहीं पे भी, अब तो हम दुबई में भी हैं, तो दुबई में भी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, इधर के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, दिल्ली NCR, तो ये एक कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। और इसके साथ साथ थैंक यू सो मच। वेलकम।